हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस 2025 के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की थी जो यूपी स्पेशल पेपर 5 और पेपर 6 से संबंधित है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस 2025 के लिए पेपर 5 की मैं क्लास करा रहा था यूपी स्पेशल की, जिसपे लगभग 5 से 6 क्लासेस आ चुकी थी और उसके बाद ये क्लास होल्ड हो गई थी क्योंकि कुछ मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस को अरेंज कर पाऊँ या यूट्यूब पर मैं और भी आप लोगों के लिए समय दे पाऊँ। लेकिन जैसी वहां से फुर्सत हुई, जैसी वहां से फ्री हुए, तुरंत मैंने अपनी सारी क्लास शुरू कर दी है आप लोगों के लिए। चाहे आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या बिहार पीसीएस 2026 के लिए तैयारी में लगे हो, तो उसके लिए घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की क्लासेस भी मैंने शुरू करा दी है, हैंड रिटन नोट्स की, जो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। और इसके भी ऑलरेडी मैंने 5 से 6 क्लास कराई थी। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सर ये क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल यार कुछ व्यस्तताएं थी, लेकिन अब ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। मैं आपको पहले यूट्यूब चैनल पे दिखा देता हूं कि कहां पर ये सारी क्लासेस हमारी पोस्ट हो रही हैं। आप जैसे ही हमारे ऑफिशियल ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आएंगे, तो यहां पर जब आप आते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट देखते हैं। ठीक है, ये आपकी प्लेलिस्ट है। अच्छा, ये जो आपको थंबनेल दिख रहा है, यूपी पीसीएस 2026 घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट करके पॉलिटी की क्लास अभी मैंने शुरू की है। इसके बाद मैं कल से ज्योग्राफी की भी क्लास शुरू कर दूंगा, मतलब कंटिन्यू करना है हम लोगों को। यहां पर प्लेलिस्ट देखोगे, इस समय अगर आप मेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो या मेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे यूपी स्पेशल मेंस पेपर 5 और 6 ये सभी के लिए रहेगा, चाहे वो आप 25 की तैयारी कर रहे हो या 26 के लिए। यहाँ पर देखो, लेक्चर 5 मैंने कंप्लीट करा दिए थे। ये 5 लेक्चर मेरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं यूपी स्पेशल के, और आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर आप यहां पर देखोगे, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स 2026, अर्थात 2 वीडियोस आ चुकी हैं। मंडे से मैंने क्लास शुरू की थी, मंडे ट्यूसडे को मैंने क्लास कंप्लीट हुई है। और यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 इंडियन पॉलिटी मैंने अभी शुरू की है। आप इसे देख सकते हो, हैंड रिटन नोट्स के तौर पे है। तो चलिए, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे चैनल से, और जितना भी अधिक हो सके प्यार अपना दीजिए, चैनल को बढ़ाइए, चैनल का सपोर्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक दिमाग में बात आएगी कि सर ये जो साइड में दिख रहा है, ये हमें थोड़ा सा और समझा दीजिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं या इस चीज को देख रहे होंगे। देखिए, ग्लैंस एकेडमी के द्वारा खुद के नोट्स तैयार किए जाते हैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में, चाहे वो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए एक परिणाम सीरीज चलाई जाती है। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स आपको एक फ्रेमिंग दिख रही है, फ्रंट पेज दिख रहा है मेंस के लिए, ये बहुत सारे बच्चों ने जो है कि हमसे परचेस किए या हमारी टीम से लिए, मतलब, और लगातार उन्होंने 24 में भी इससे अच्छा परफॉर्म किया और 25 में भी वो इससे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसके साथ क्लास को प्रोवाइड करा देते हैं, तो नोट्स को समझना और चीजों की वैल्यू बढ़ा देना और भी आसान हो जाता है। और इसीलिए मैंने इसी सोर्स को जो है कि फॉलो करके क्लास करानी शुरू की थी। जैसे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पूरा सिलेबस वगैरह हम लोगों ने लिखा है, और यहां से हमारी क्लास शुरू हुई थी, जिसमें प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश का क्या विकास रहा, फिर उसमें जो है कि जितने भी काल रहेंगे, पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, उच्च पाषाणकालीन, सारा मैंने पढ़ाया है लेक्चर नंबर 1 में। इसी तरीके से आपका जो महाजनपद काल की स्टोरी थी कि किस तरीके से हमारे यूपी में 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद मिलते हैं, इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, ये सभी कुछ मैंने क्लास में कराया है। या फिर आप उत्तर प्रदेश के गणराज्य की बात करते हो, जहां से प्रश्न डायरेक्ट 2024 के मेंस में आया हुआ था, हो सकता है 2025 के मेंस में भी आ जाए कि गणराज्य के नाम देने हैं और ये लोकेशन बता देनी है कि उनकी क्या क्या चीजें हैं। तो आज हम लोग अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक, यहां पे आप देखोगे, नहीं यहाँ पे नहीं है, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। ये है क्या? हाँ, देखो, उत्तर प्रदेश में जो भक्ति आंदोलन चल रहा था उसके बारे में भी प्रश्न अगर पूछता है तो आप किस तरीके से लिखते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। और साथ ही साथ आप देखोगे मिडिवल पीरियड में जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, एक जगह कोलैब करके उसको आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, और अब हमारा आज की क्लास शुरू हो रही है। इतना इंट्रो या इतनी सारी चीजें बताने के पीछे एक रीजन ये था कि काफी दिनों से जब ये क्लास बंद थी, तो इसीलिए कुछ बच्चों को समझ में ना आ पाए कि भाई कैसे शुरू हो रहा है, तो वो चीज जरूरी है बताना कि हम क्या चीज शुरू कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा मिडिवल के पीरियड कंप्लीट हो चुका है, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या शुरू होगा दोस्तों? यूपी की मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, पढ़ना कितना ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको कहां से समझ में आएगा? प्रीवियस ईयर पेपर से समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में यूपी से हिस्टोरिकल पार्ट में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी पूछा गया था साहित्यिक स्रोतों की विशेषताएं, यानी उत्तर प्रदेश के स्रोतों के बारे में बात की जा रही थी कि जो प्राचीनतम स्रोत हैं, ठीक।
या फिर प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात की गई, ये भी एक प्रश्न आया हुआ था। तो इस तरीके के जो प्रश्नों का ट्रेंड होता है वो चीजें आपको इन्हीं तरीके के बुलेटिन नोट से ही लिखना पड़ेगा, पूरी कहानी पढ़ के आप नहीं लिख पाओगे। तो जैसा एक हेडिंग दिख रहा है आपको, मुगलों के पतन और अवध के नवाब। अब जैसे उत्तर प्रदेश में क्या था, जैसे जैसे दिल्ली के मुगल सल्तनत समाप्त हो रही थी, 1707 में जब आपके औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला जाता है। और ऐसे में अवध में सादत अली खां या फिर उनके और जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने धीरे धीरे अवध को एक स्वतंत्र राज्य के साथ साथ एक मजबूत स्थिति में लाया। और यही अवध जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करता है, उन लोगों के लिए गले की हड्डी बन चुका था, जिसको उन्होंने आउटरम रिपोर्ट के बेस पे अवध के अंतर्गत विलय कर लिया 1856 से। तो कहने का अर्थ हो गया कि यहां पे मुगलों का पतन कैसे हो रहा है, अवधों के नवाबों का उत्थान कैसे हो रहा है, इस पे एक अगर सिनेरियो पे एक अगर प्रश्न आ जाए तो आप क्या लिखोगे। कुछ चीजें आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पढ़ी होगी या फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ी होगी, लेकिन यहां पे थोड़ा सा सीक्वेंस मैं आपको मेंस अप्रोच पे देना चाहता हूं। बात यहां तक क्लियर हो गई। देखो, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता से परिपूर्ण नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का विकास अवरुद्ध हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 8 कमजोर शासक इसे संभालने में असफल रहे। अब यहां पर इस इंट्रो की क्या जरूरत थी, अगर मैं इंट्रो की बात भी करूं, क्योंकि हम यहां पे मुगलों के पतन की बात कर रहे हैं। तो दो बातें याद रखो, जब भी अगर कोई हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन लिखना होता है तो आप डायरेक्ट फैक्ट से तो लिख ही सकते हो, लेकिन वो उतना कहते हैं कि बहुत बेहतर नहीं माना जाता जब आप किसी कहानी का कॉन्टेक्स्ट देके लिखते हो। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मुगलों का पतन, तो हम सभी को पता है भाई कि पतन शुरुआत तो होने लगी थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही, लेकिन क्या वो पतन एक रातों रात हुआ? नहीं। अर्थात औरंगजेब या उससे पहले शाहजहां, अकबर, इनके समय की कोई ना कोई ऐसी नीति रही होगी जो जनता के प्रति अलोकप्रिय हो रही थी, जनता में जो है कि कटुता की भावना बढ़ा रही थी। इस वजह से लोगों ने इनकी शासन सत्ता को स्वीकार करने से मना करने लगे, देसी रियासतों या स्वतंत्र राज्यों का उत्थान होने लगा। तो यहां पर एक बात मैंने लिखी है कि बैकग्राउंड क्या दे रहा हूं मैं इंट्रोडक्शन में, बैकग्राउंड मतलब चीजों को मैं बताना चाह रहा हूं क्रोनोलॉजी के फॉर्म में कि भैया औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता की नीति थी। अच्छा ये बताओ, कट्टरता की नीति थी शरीयत को मानना, दारा सिकोह को जो है कि शरीयत के विरुद्ध घोषित कर देना, यानी इस्लाम के विरुद्ध घोषित करके उसे फांसी पर चढ़ा देना, जबकि दारा सिकोह अकबर के समकक्ष ही एक तरीके से संवेदनशील शासक था, लेकिन उसे न बनने देना और धार्मिक कट्टरता से परिपूर्ण नीतियां जो कहीं ना कहीं अन्य धर्मों के खिलाफ होती जा रही थी, चाहे वो सिखों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, राजपूतों की बात करें, हालांकि राजपूत हिंदुओं में ही आते हैं। तो इन वजहों से इनके साम्राज्य का जो विकास था वो क्या था, जो साम्राज्य का विकास था वो अवरुद्ध होने लगा, और अवरुद्ध होने का मतलब ही है पतन की ओर अग्रसर होने लगा। और इस पतन में चार चांद 1707 में लग गया, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, और जो बाकी जो आगे के 8-9 शासक आते हैं वो बिल्कुल ही निकम्मे या यूं कहें कि बिल्कुल ही कमजोर शासक हुए। तो पतन में चार चांद औरंगजेब की मृत्यु ने लगा दिया। तो इसीलिए दो बातें इंक्लूड करके मैंने जो है कि इंट्रो लिख दिया। अगर आपसे प्रश्न ऐसा बन जाए कि भैया मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर प्रदेश की जो स्वतंत्र राज्य थे उनकी भूमिका बताओ, तो भाई उत्तर प्रदेश में कई सारे स्वतंत्र राज्य हुए, लेकिन मुख्य जैसे जाट हो गए, लेकिन मुख्य रूप से आपको अवध वाले क्षेत्र को ज्यादा विस्तार करना है। आप देखो ना, अवध का उत्थान ही मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हो रहा है। तो मैंने एक बेस बना दिया कि धार्मिक कट्टरता से परिपूर्ण नीतियों के कारण ही मुगल साम्राज्य का विकास अवरुद्ध हुआ, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 8 असफल कमजोर शासक हुए, जिनकी वजह से जो है कि मुगलों का पतन और तेजी से हो गया। अब यहीं पे मैंने एक इंट्रो में अवध के शासकों को जोड़ा कि अवध का स्वतंत्र संस्थापक सादत अली खां, जो कि 1722 से 39 तक था, और इसके उत्तरवर्ती शासकों का भी एक क्रम है। अब यहां पर देखो, ये चीज आपको प्रीलिम्स के लिए भी काम आ जाती है, और अगर मान लो आयोग ने कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया कि अवध के जो शासक हुए थे, अवध के शासकों के बारे में आपको कुछ संक्षिप्त चर्चा करनी है। जैसे एक प्रश्न मैं 8 नंबर का अगर बना दूं तो आप ये लिख सकते हो एक प्रश्न कि स्वतंत्र अवध राज्य के शासकों या नवाबों, ठीक है, नवाबों पर संक्षिप्त चर्चा करें, संक्षिप्त चर्चा करें।
अब देखो यूपीपीसीएस और यूपीएससी में यही एक बेसिक अंतर होता है। यूपीएससी क्या होता है, 4-5 डायमेंशन को समेटते हुए एक प्रश्न बनाता है, जहां पर आपको प्रश्न लिखना ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको 4 से 5 आयाम दे दिए हैं कि इन्हीं आयामों पे आपको लिखना है। लेकिन यूपीपीसीएस वन स्टेट फॉरवर्ड जो है कि प्रश्न पूछता है, सिंगल स्टेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछता है, और वहां पे आपको आयाम खुद बनाने पड़ते हैं। जैसे अब देखो मेरा काम क्या है कि मैं इस नोट्स को इजी कर रहा हूं, आपको डिक्टेट कर रहा हूं, साथ ही साथ जो प्रश्न बनने की संभावना है, जो पॉसिबिलिटीज है, उन पॉसिबिलिटीज में आपको आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, कैसे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं कि कहां कहां पे हम डायमेंशन खोजें। प्रश्न सीधा सीधा आया हुआ है कि स्वतंत्र अवध राज्य के नवाबों पर संक्षिप्त चर्चा करें। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मैं सादत अली खां का नाम लिख दूं, आसफ उद्दौला का लिख दूं, नवाब वाजिद अली शाह का लिख दूं, या फिर जो है कि और कौन कौन हुए भैया, वजीर अली हो गया, सफदरगंज हो गया, सफदरजंग और सुजाउद्दौला, इनके नाम लिख के क्या मेरा काम हो जाएगा? तो एग्जामिनर आपसे नाम की लिस्ट तो प्रीलिम्स में ही जान चुका है क्रोनोलॉजी के तहत। आपसे वो जानना चाहता है कि अवध में जो विकास हो रहा था, किन किन शासकों ने कैसा विकास किया। जैसे अब इसमें आयाम खोजो, जैसे कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने कुछ आर्थिक विकास के तौर पे कुछ काम किया क्या? बिल्कुल, सादत अली खान ने खुद आर्थिक विकास के स्तर पे जो है कि किसानों की मदद की, लोन को माफ किया, ऋण भी दिए, ये सब आर्थिक विकास हुआ। क्या कुछ स्मारक के स्तर पे, हमारे वास्तुकला के स्तर पे कोई सुधार हुआ? बिल्कुल, आसफ उद्दौला ने देखो इमामबाड़ा बनवाया, रूमी दरवाजा बनवाया, वाजिद अली शाह ने जो है कि संगीत के क्षेत्र में जो है कि उत्थान किया। तो ऐसे करके आपको संक्षिप्त चर्चा करनी है, ये नहीं कि बस नाम लिख दिया। एग्जामिनर नाम नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि क्या आपके जानकारी में है कि अवध के नवाबों ने किस तरीके से बातें की, या फिर आप इसी में वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत जो थी, हाँ वाजिद अली शाह के पत्नी जो बेगम हजरत थी, 1857 के रिवॉल्ट में इनका क्या योगदान रहा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्तर पे, केवल आपको यही नहीं समझना यार कि आर्थिक बता दिया सर, सामाजिक बता दिया, राजनीतिक बता दिया, नहीं, आपको इसके साथ धार्मिक नीति भी बतानी पड़ेगी, आपको इसके साथ स्मारक भी बताना पड़ेगा, आपको इसके साथ संस्कृति और संगीत भी बताना पड़ेगा, किसने किसने कहा कहां पे। अब वाजिद अली शाह के समय भारतीय संगीत की कला, जिसमें उत्तर प्रदेश कथक और ठुमरी गायन में प्रसिद्ध हुआ, हालांकि ठुमरी के लिए तो बनारस घराना भी है, लेकिन कथक का विकास कहीं ना कहीं इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। रूमी दरवाजा हुआ, इमामबाड़ा हुआ, भूल भुलैया हुआ, आसफ उद्दौला के समय एक स्मारक की पहचान मिली अवध को। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती हैं। तो आइए मैं इनको और संक्षिप्त कर देता हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जिन लोगों के पास एटलीस्ट नोट्स होगा, तो क्यों मैंने इस तरीके के पॉइंट्स को लिखा है। अदरवाइज देखो पूरी कहानी तो आप किताब से पढ़ ही लोगे। संक्षिप्त में जैसे इनके क्रम हो गए, सादत खां हो गया, सादत अली खां, सफदरजंग हो गया, सुजाउद्दौला हो गया, आसफ उद्दौला, वजीर अली, सादत खां, हैदर अली, वाजिद अली शाह। अब जैसे इस सुजाउद्दौला का नाम आप लिख सकते हो, 1757 के प्लासी वॉर में लिख सकते हो, इसने योगदान दिया था सिराजुद्दौला के लिए, तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक, अब लखनऊ एवं अवध पर आधिपत्य ब्रिटिश द्वारा करने के प्रमुख पहलू, ऐसे कौन कौन से परिणाम थे, ऐसे कौन कौन से पहलू थे जिनकी वजह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी आधिपत्य किया गया इस पे। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक कर देना यार, और स्पेशली मैं उनको जरूर कहूंगा कि जिन्होंने बार बार ये रिक्वेस्ट की कि सर इसकी क्लास चला दीजिए, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब इसकी जो है कि क्लास को कर लेता हूं। ठीक है, देखिए अब यहां पे अगर हम बात करें कि सफदरजंग ने 1739 में जब ये नवाब बनते हैं सादत अली खां की मृत्यु के बाद, तो 1748 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने इन्हें अपना वजीर बनाया, अर्थात अवध के इस नवाब को क्या बना दिया, वजीर बना दिया मुगल साम्राज्य का। तो एक तो इनकी ये महत्वपूर्ण भूमिका हुई कि अवध का जो नवाब था वो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य की एक नींव रख रहा था, एक तरीके से मजबूती देने का प्रयास कर रहा था वजीर के तौर पर। सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद आसफ उद्दौला ने 1775 ईस्वी में नवाब बना, और वॉरेन हेस्टिंग्स से ने फैजाबाद की संधि की और बनारस क्षेत्र प्राप्त किया। एक ये पॉइंट लिख सकते हो, हालांकि नेगेटिव पॉइंट है कि अवध का विलय हुआ। आप यहाँ पे सुजाउद्दौला की नीतियों के बारे में जिक्र कर सकते हो कि किस तरीके से प्लासी के वॉर में उसने योगदान दिया। आसफ उद्दौला ने ही फैजाबाद से लखनऊ को राजधानी हस्तांतरित की, राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित की, और यहां पर एक इमामबाड़ा बनवाया, और इमामबाड़ा में एंट्री करने के लिए जो बड़ा सा दरवाजा है उसको रूमी दरवाजा कहा जाता है, यह भी
उनके द्वारा बनवाया गया। तो ये क्या हुआ, स्थापत्य कला का विकास हुआ, वास्तुकला का विकास हुआ कि अवध के काल में क्या क्या विकास हुआ, उत्तर प्रदेश क्यों जो है कि पर्यटक को आकर्षित कर सकता है, लखनऊ में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम अवध के नवाबों के द्वारा बनाई हुई देखी जा सकती हैं। अवध के विलय का अगर हम पॉइंट लिखें कि अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जो कि 1847 से 56 तक थे, इनके शासन में आउटरम रिपोर्ट के द्वारा कुशासन का आरोप लगा के 1857 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया। ठीक है। फिर सादत अली खां की बात करें तो वेलेजली की सहायक संधि 1801 में इन्होंने स्वीकार की। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त के द्वारा नवाब सुजाउद्दौला ने आलम शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद, कड़ा वगैरह ये सारे क्षेत्र सौंप दिए। तो कुछ ना कुछ इनकी भूमिका हमने बताई। अब यहां पर आपके दिमाग में बात आएगी कि सर मुझे इनका जो कल्चर वाला पार्ट है वो कैसे कवर हो जाएगा। तो देखो, जब हम इसमें आर्ट एंड कल्चर के नोट्स को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स को, यहां पर मैंने क्या किया कि इन सभी के आर्ट एंड कल्चर के जो पॉइंट हैं, जो अवध के हों या जौनपुर के हों, इन सभी चीजों को मैंने इसमें समराइज किया है, तो वहां से हम इसको कवर करेंगे। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई भाई? ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े। जी सर, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, अब यहां पर ये आपने एक अवध के नवाबों का देखा। अब हम अगले पॉइंट की ओर आते हैं, शोषणकारी नीतियां। इसमें ये देख सकते हो कि अंग्रेजों द्वारा इससे अवध के किसानों पर भारी बोझ पड़ा। और नहीं, एक मिनट, ये बीच में कट गया है। 12, 13, हाँ ठीक है, ठीक है। यही जो है कि वो संधि के परिणाम के रूप में बताया जा रहा है, संधि के परिणाम के रूप में। अब एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न और आता है, क्या होता है, 1857 की क्रांति, ठीक है, क्या पूछा जाता है, 1857 की क्रांति और उत्तर प्रदेश। वैसे तो ये प्रश्न जो है कि मुख्य रूप से जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है। अब यहां पर अगर आप देखना चाहोगे कि पूछा जा रहा है आपसे 1857 की क्रांति और उत्तर प्रदेश, देखो 1857 की क्रांति जो मुख्य रूप से हुई थी, वो कहीं ना कहीं जो उसका विस्तार जो ज्यादा था, उसका जो प्रभावकारी क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा था। उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर उनका जो है कि पूरा का पूरा वर्णन देखने को मिलता है 1857 की क्रांति। मैं थोड़ा सा और इधर कहता हूँ इस पेज को, ताकि दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है अब, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई। अब यहां पर प्रश्न क्या बन सकता है, एक सीधा प्रश्न मैं बता देता हूं। हो सकता है एग्जामिनर इससे अलग जाके भी बना सकता है प्रश्न, ऐसा नहीं है। देखो प्रश्न क्या बन सकता है कि 1857 की महान क्रांति में उत्तर प्रदेश के योगदान पर चर्चा करें, और आगे दे देगा 200 वर्ड्स या फिर 125 शब्द, किसी एक में पूछ लेगा। ये एक प्रश्न आ सकता है कि 1857 की क्रांति में यूपी प्रदेश या उत्तर प्रदेश के योगदान पर चर्चा करें। 200 शब्दों में पूछता है तो थोड़ा विस्तार करना होगा, 125 शब्दों में पूछता है तो थोड़ा सा कम करना होगा, मतलब लिमिटेड लिखना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक बात लिखी है, क्योंकि एक ही चीज को कई जगह रिपीट करने से बेहतर है कि हम एक जगह समराइज कर लेते हैं। अब यहां पर 1857 की क्रांति के लिए असफलता के कारण एवं परिणाम पर विस्तृत चर्चा मॉडर्न हिस्ट्री के मेंस आंसर राइटिंग नोट्स में की गई है। अदरवाइज आप यहां पर एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई। एक बेसिक पॉइंट लिख सकते हो कि ब्रिटिश सरकार, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे लिख सकते हो, ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी एवं विभाजनकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, वर्ड पे मत जाओ कि क्या लिख रहा हूं, नीतियों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ। क्या हुआ? उद्भव हुआ। अब मैंने यहां पे 2-3 बातें मेंशन कर दी हैं। क्या क्या? कि एक तो शोषणकारी नीति थी, विभाजनकारी नीति थी, किसकी?
अंग्रेजों की या ब्रिटिश सरकार की, जिस वजह से 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ। एक इंट्रोडक्शन ये लिख सकते हैं, या फिर एक और इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो कि वीडी सावरकर के द्वारा जो 1857 बुक लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष है, यहां पे कोटेशन को कोट करते हुए आप लिख सकते हो। या फिर 1856 का जो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, हड़प की नीति, अवध का जो विलय कर लिया गया था कुशासन के आरोप पे, आप उसको भी बेस बना सकते हो। या फिर किसान आंदोलन की समस्या, जनजातीय आंदोलन की समस्या, महिला आंदोलन की समस्या, ठीक है, इनको भी आधार बना के आप एक इंट्रो लिख सकते हो। इंट्रो लिखने का मतलब ये यार कि डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है अगर 1857 की क्रांति के बारे में लिखो, तो जीएस पेपर 1 में पूछ रहा है तो उस पर्पज से पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भूमिका लिखो, तो भाई उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लिखो। फिर आप ये ब्रिटिश की जो शोषणकारी और विभाजनकारी नीति के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ, तो मैं कहता हूं इसको आप हटा दो, क्योंकि जब यूपी के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है तो हम थोड़ा और बेहतर इंट्रो लिखने का प्रयास करेंगे। हम ये लिख सकते हैं कि 1856 में अवध का विलय करने के आधार पर, या 1856 के विलय करने की नीति, जो डलहौजी की जो नीति थी, शोषणकारी नीति, दो बातें भी हम यहां पर मेंशन कर ले रहे हैं, क्योंकि जब तक आप फैक्ट नहीं देंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, तब तक थोड़ा सा ऑथेंटिक नहीं होता है। तो 1856 की डलहौजी की विलय नीति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में 1857 क्रांति का एक तरीके से उद्भव हुआ। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो यहां पर मैंने क्या किया, डलहौजी की विलय नीति इसका जिक्र किया, 1856 की, और साथ ही साथ यहां पे आप लिख सकते हो कि अवध का विलय, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन आप देख रहे हो, दो दो तीन तीन पॉइंट को मैं मिक्स करके लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पे उत्तर प्रदेश की भूमिका के बारे में जब एक सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। भूमिका का मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव कहां कहां था, किन किन क्षेत्रों से इन्होंने अपना योगदान दिया। अब यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने एक इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर आपको जो ये लिस्ट पता है ना कि लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, फैजाबाद से जो जो लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, जो जो लोगों ने इसमें योगदान दिया है, एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिख के चले आओ, लेकिन अगर इंप्रेसिव बनाना है, थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है, तो आप मैप बना लो। आप यहां पे मैप बना दो एक यूपी का, ठीक है, इस तरीके से एक मैप बना लिया आपने यूपी का। अब इस यूपी के मैप में आप लोकेट करो कि सर लखनऊ का रीजन कुछ यहां पे है, और यहां पे मैंने लिख दिया कि लखनऊ से बेगम हजरत, इन्होंने जो है कि अपनी भूमिका निभाई। बेगम हजरत का नाम लिख दिया आपने, या ठीक है। फिर अगर आपको लगता है झांसी के बारे में बताना, तो झांसी जैसे सोनभद्र यहाँ पे, इधर कहीं जो है कि सॉरी ये ललितपुर है, ये रहा झांसी, यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया कि रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका थी। फिर अगर मुझे लगता है कि मुझे प्रयागराज या फैजाबाद का लिखना है, तो प्रयागराज कुछ यहाँ पे हो जाएगा, फैजाबाद कुछ यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया किसका, प्रयागराज से लियाकत अली साहब का, लिख दिया। या फिर फैजाबाद से मैंने नाम लिख दिया मौलवी सादुल्लाह का लिख दिया। बरेली कुछ यहां पे होगा, मुरादाबाद के पास होगा, तो बरेली से ही मैंने किसका नाम लिख दिया, खान बहादुर खां का लिख दिया। मथुरा से अगर आप लिखना चाहते हो, यहां से मथुरा से नाम लिख दो देवी सिंह का, ठीक है, मथुरा से आप देवी सिंह का लिख सकते हो। बाकी और भी इसी तरीके से आप लिख सकते हो नाम। अगर गोरखपुर से मैं कहूं, गोरखपुर से आप गजाधर सिंह का नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या समझ में आया कि आपने इसका विस्तार दिखा दिया कि लगभग उत्तर प्रदेश का हर क्षेत्र इससे प्रभावित था। आप देखो, एक नजर को देखो, प्रयागराज, फैजाबाद, गोरखपुर, अवध, इधर बरेली, इधर मथुरा, इधर झांसी, और भी क्षेत्र थे, ऐसा नहीं है, कालपी वगैरह और भी क्षेत्र, फर्रुखाबाद वाले, लेकिन एक मेजर मैंने इंडिकेट कर दिया मैप पे। और फिर अब मैं इसके बाद इसको एक अलग पॉइंट में समराइज कर दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या इनकी भूमिका रही, किस तरीके से इन्होंने अपना नेतृत्व किया, कैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश की भूमिका स्थापित की। तो ये क्रांतिकारी जो भूमिका पूछ रहा था,
पूछ तो यही रहा था ना 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश की भूमिका। तो उत्तर प्रदेश की भूमिका का मतलब ही है, इस क्वेश्चन में हिडन है कि भाई उत्तर प्रदेश से जो क्रांतिकारी इस आंदोलन में शामिल हुए उनकी भूमिका लिखो, यानी उन्होंने किस प्रकार की नीतियां अपनाई, किस प्रकार से जो है कि उनके लोगों ने सहयोग किया, हर एक चीजों को यहाँ पे मेंशन कर देना था। तो बस इसी तरीके से आप इसको डिटेलिंग कर सकते हो। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जैसे यहां मैंने लिखा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से हुई। इसकी शुरुआत सैनिकों द्वारा गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से खोलने से इनकार के साथ हुई और बलिया निवासी मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। इस तरीके से पूरा एक रीजन लिख दिया है। अब यहां पर मान लो अगर प्रश्न और एडवांस चला जाए, जीएस पेपर 1 की तरह अगर पेपर चला है या कि कुछ कारण बता दो, तात्कालिक कारण बता दो या कुछ असफलता के कारण बता दो, तो आइए हम मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर में चल के इसको वहां पे समराइज करते हैं। अब देखो यहां पर मैं मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स ओपन कर रहा हूं, ठीक है। सारे नोट्स हमारे इसी फॉर्म में हैंड रिटेन है। देखो आधुनिक भारत साफ साफ लिखा हुआ है, यूपीएससी के लिए भी है, यूपीपीसीएस के लिए भी है, अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी है। अब आ जाते हैं, ये टॉपिक है, पेज नंबर शायद इसका 22 के आसपास होना चाहिए। इसी तरीके से पूरा हैंड रिटन मिलेगा। अब देखो यूपी स्पेशल के पेपर को मैं इस पे इस तरीके से क्यों नहीं खोलता, क्योंकि इस पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। इस ओपन पीडीएफ पे मैं वहां नोट एप्लीकेशन पढ़ाता हूं, प्लस जिसके पास पीडीएफ है वो आराम से इस चीजों को समझ लेता होगा, ठीक है। पीडीएफ कहां से मिलेगी तो मैं चलो बता दूंगा बाद में, ठीक है। पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो 1857 के विद्रोह की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे जरा मैं मार्क ले लूं तो, हाँ मार्क ले लिया मैंने जी। अब यहां पे अगर आप 1857 के विद्रोह की बात करते हो, क्या लिख रहा है, राजनीतिक कारण। अब यहां पर देखोगे कि मैंने कारणों की बात कर रहा हूं, राजनीतिक कारण। अब जरा एक बार करके आप राजनीतिक कारण की बात अगर करोगे, ठीक है, राजनीतिक कारण की अगर आप बात करोगे, क्या क्या राजनीतिक कारण थे। हम लोग तो केवल एक चर्बी वाले कारण को ही तो जानते हैं कि बस चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने की वजह से जो है कि विरोध किया गया, नहीं, वो तो एक तात्कालिक कारण था सैनिक विद्रोह का। और भी तो कई कारण थे जिनको आप यूपी स्पेशल के पेपर में भी मेंशन करोगे, जैसे युद्ध और विजय, यानी कंपनी ने शासक राजवंशों को अपमानित किया। जैसे डलहौजी ने जो है कि पंजाब पर जो कब्जा किया, इससे जो क्षेत्रीय स्तर के जो राजवंश थे वो अपमानित हुए, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया। ऐसे ही सहायक संधि, पहला रीजन था युद्ध और विजय, दूसरा सहायक संधि, इससे शासकों और राजाओं की सेना समाप्त हो गई और इसमें अंग्रेजों की सेना खड़ी होने लगी। जैसे हैदराबाद की संधि 1798, मैसूर, तंजौर, अवध, मराठा, सिंधिया, देसी रियासतों पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभावी नियंत्रण बढ़ गया। इससे क्या हुआ, जो यहाँ की देसी रियासतें थी, जो राजवंश थे, जो राजा थे, जो वहां की प्रजा थी, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी तैयार कर रही थी, फटने के लिए तैयार हो रही थी। बस एक मंच का इंतजार हो रहा था, जो कि 1857 की क्रांति बना। और आगे व्यापकत सिद्धांत से राज्यों का जो विलय हो रहा था, जो वेलेजली की जो संधि थी कि भैया व्यापकत सिद्धांत होगा, वेलेजली नहीं, डलहौजी की, तो जैसे सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध का तख्ता पलट 1856 से रोष उत्पन्न हुआ। अब मुझे बताओ, जो झांसी था, मतलब जो झांसी की रानी थी, झांसी की रानी इसमें क्यों शामिल हुई, क्योंकि जो इनका दत्तक पुत्र था इसको उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा था, इस वजह से वो भी इसमें शामिल हो गई कि भाई मेरे बेटे को उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा है झांसी का, यानी ये साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में चला जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने इस विद्रोह में सहायता किया, इसमें शामिल हो गई। तो ये बात आपको क्या दर्शाती है कि इसमें जो जो लोग भी शामिल हो रहे थे, ये भी एक रीजन था। फिर प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना, कि भारतीयों को असभ्य कहा जा रहा था कि हम अंग्रेज हैं, हम गोरे हैं, हम आपको सभ्यता सिखाने हैं, हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ये बातें थी। फिर क्षेत्रीय शासकों का अनादर किया गया, जैसे मुगल सम्राट और देसी रियासतों के अपमान से हिंदू और मुस्लिम में एकजुटता बढ़ती गई। इसीलिए 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका खामियाजा भुगतने के बाद अंग्रेजों ने यह तो सोच लिया कि अगर हमें भारत पे अपनी विजय को मजबूत करना है, अगर हमें भारत पे अपनी स्थापना को स्थापित रखना है, तो हिंदू और मुसलमानों का विभाजन करना होगा, जिसमें सबसे बड़ा उन्होंने 1905 का बंगाल विभाजन किया, 1909 का मार्लियामेंटो सुधार लेकर आते हैं। ये सारे कारण इन्होंने फिर यहां से शुरू कर दिए थे। तो ये सारी चीजें, फिर पेंशन का निलंबन कर दिया गया, जैसे झांसी की रानी नाना साहेब कर्नाटक के नवाब पेंशन समाप्ति की वजह से इसमें शामिल भी हुए। हालांकि झांसी की रानी तो अपने बच्चे के लिए हुई,
प्रशासनिक कारण क्या था? नई प्रशासनिक प्रणाली, जो कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का यूरोपीकरण किया, अर्थात भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। अब आप कहोगे सर 1857 की क्रांति और आप 1793-95 का लॉर्ड कॉर्नवालिस का प्रोविजन पढ़ा रहे हो, तो भाई विद्रोह एक दिन में नहीं होता, जब धीरे धीरे शोषण का रूप ले लेता है तब विद्रोह उभरता है, और उनमें वो सारे कारण होते हैं शामिल जिनसे शोषण किया जा रहा था। तो भारतीयों की योग्यता इतनी बेहतर थी कि एक समय पर अंग्रेजों से ज्यादा भारतीय सिविल सर्विसेज थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, पूरी पूरी परंपरा को यूरोपीकरण कर दिया कि हमें केवल अंग्रेज चाहिए, हमें भारतीय नहीं चाहिए। तो भारतीयों की योग्यता का अपमान हुआ। इसी तरीके से लाभों और विशेषाधिकारों का वंचन हुआ, पक्षपातपूर्ण कानून का नियमन हुआ, लाभदायक और उच्च पदों से भारतीय बाहर रहे, नस्लीय भेदभाव की नीति। तो ये ऐसे कुछ कारण थे जिनकी वजह से आप देखोगे, जिनकी वजह से क्या देखने को मिला कि 1857 की क्रांति के ये भी वो कारण रहे। आर्थिक कारण, भाई आर्थिक नीतियों से परंपरागत ढांचे का विनाश हुआ, कृषि उद्योग गांवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जो आर्थिक नीतियां इन्होंने लेकर आए थे, तो जितने भी जो औद्योगिक क्षेत्र थे भारत के, वो सारे के सारे हथकरघे उद्योग, वो सारे के सारे कोलैप्स होते चले गए। फिर मुक्त व्यापार नीति से हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। 1813 की एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति आती है, जिसमें ओपन फॉर ऑल अंग्रेज, यानी कि सभी लोगों के लिए व्यापार के क्षेत्र खोल दिए गए। भारत में सभी तरीके के ब्रिटिश आने लगे, सभी देशों के राज्य आने लगे, और कहीं ना कहीं भारतीय हस्तशिल्प उद्योग थे वो उनसे कंपीट नहीं कर पाए जो मैन्युफैक्चरिंग होके मशीन प्रोडक्ट थे, और इस वजह से हमारा हथकरघा उद्योग समाप्त होता चला गया। तो ये लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार आदमी क्या करता है, आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाता है। बाध्यकारी नकदी फसल खेती से खाद्यान्न संकट, जबरदस्ती आप बाध्यकारी खेती करवा रहे हो कि नहीं भी हमको नील के उत्पादन चाहिए, हमको अफीम का उत्पादन चाहिए, हमको गांजे का उत्पादन चाहिए, लेकिन खाने का संकट होने लगा, अकाल बहुत सारे पड़ने लगे, और यह भी परिणाम था कि लोग मरने लगे भूख से। इस वजह से भी किसानों ने आंदोलन में शामिल हुए। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जो आपको बताने पड़ेंगे कि क्या वजह थी जिसकी वजह से 1857 की क्रांति एक महान क्रांति के रूप में, और यूपी की भूमिका में भी यही आएंगे। यूपी की स्टेटमेंट में भी आपको यही लिखना होगा, अगर कारण पूछेगा, अलग से कोई कारण नहीं खोजना पड़ेगा, यहीं से आप उठा सकते हो कारण को। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारण हो गए, सैन्य कारण, जैसे भारतीय सिपाहियों से भेदभाव, वेतन भत्ते और पद आदि के आधार पर अंग्रेजों से नीचे रखा जाता था। समुद्र पारी सेवा अनिवार्य करने से धार्मिक आस्था पर चोट, जैसे हमारे यहाँ धार्मिक आस्था ये थी कि हम समुद्र के पार अगर सेवा करते तो मलेच्छ जनजाति के माने जाएंगे, यानी शूद्र हो गए या निम्न कोटि के माने जाएंगे, ऐसी हमारे यहाँ की धार्मिक नीति थी। तो इस पर भी चोट हो रही थी, हालांकि वो नीति अपने आप में गलत थी, वो नीति अपने आप में गलत थी, लेकिन फिर भी तत्कालीन धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही थी। तो यह भी एक रीजन था। अफगान युद्ध में पराजय से ब्रिटिश सेना कमजोर हो गई, तो लोगों को लगा, भारतीयों को, कि 1838-42 के दौरान तो ये कमजोर है, हम अगर इन पे धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू करें तो हम एक बड़ी क्रांति से इनको दबा सकते हैं, और सेना के प्रति वफादारी में धीरे धीरे कमी आने लगी। तो ये सारे थे तात्कालिक कारक में। चर्बी वाले कारतूस हो गया, धर्म भ्रष्ट की भावना हो गई, पहली बार दमदम सैन्य छावनी बंगाल में कारतूस वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आपने देखी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि नोट्स के साथ फ्रेमिंग करते हुए कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन भी हो रहा है। सारी जानकारी मैं भी बता दूंगा कहां से मिलेगा, और ये असफलताएं थी जो कमियां थी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे दोबारा। तो ये 1857 की क्रांति होगी, और इसी में जो कारण परिणाम पूछे वो आपको लिखना, और यूपी का जो है कि विस्तार कर देना एक तरीके से। तो ये आपने क्वेश्चन समझ लिया भैया। देखो यहां पर क्या है, मैं हर एक पेज को नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन जितना भी नोट्स आपके पास है ये जो ग्लैंस एकेडमी का, एटलीस्ट इसको आप ठीक से प्रेजेंट कर पाओ एग्जाम हॉल में, इस लेवल पे मैं आपको तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं। नोट्स की जानकारी आपके दिमाग में आ रही सर कहां से मिलेगी, तो मैं आपको ये अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। ये लिखा हुआ यहाँ पे नंबर, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूं, 8527594636। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, और मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, और रिप्लाई के बाद ही आपको वहां पे नोट्स मिलेगा। और सारे नोट्स हमारे दोस्तों हिंदी मीडियम के लिए हैं, ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम के, अभी हमारे पास इंग्लिश मीडियम में नहीं है, और केवल आपको पीडीएफ फॉर्म में ही दिया जाएगा नोट्स, और कोई हार्ड कॉपी में नहीं होगा। इस नोट्स को नाम से आप लक्ष्यभेद शॉर्ट नोट्स के नाम से जान सकते हैं, जीएस पेपर 1 2 3 4, या फिर यूपी स्पेशल पेपर 5 6। अगर आप प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उस दौरान के लिए आप मेंस पढ़ रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स के भी शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर जो घटना चक्र शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन है, जिसकी मैंने क्लास ऑलरेडी शुरू कर दी है। चलो आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे दोबारा, जो अभी हमने पढ़ा 1857 की क्रांति और इसके बारे में। क्लियर हो गया यहां तक?
देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो यार, और साथ ही साथ अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट किया करिए, ताकि आपके क्वेरीज पता चले कि भाई आप किस तरीके के डाउट कर रहे हैं अपने आप पे, या आप कोई और फीडबैक देना चाहें, सजेशन देना चाहें कि सर इस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है इस क्लास को या इस यूट्यूब चैनल को, तो आप वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। चलो शुरू करें। अब हमारा जो अगला टॉपिक है 1857 के विद्रोह के बाद जो आंदोलन हुए, उत्तर प्रदेश में कई समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। 1857 से पहले भी हो रहे थे, किसानों के भी आंदोलन हो रहे थे, जनजातियों के आंदोलन भी हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख आंदोलन थे जो 1857 के बाद भी हुए। दो कैटेगरी में आंदोलन होते हैं 1857 के बाद यूपी में। एक होता है किसान आंदोलन, ठीक है, और एक होता है नागरिक विद्रोह। क्या क्या होता है? नागरिक विद्रोह। और ये दोनों किसमें होते हैं? ये 1857 के आसपास के जो आंदोलन है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसान आंदोलन पढ़ाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन यूपी का इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से आंदोलन हुए वो आपको डायग्राम नीचे दिख रहा है। हम इस तरीके से कुछ डायग्राम को मेंशन कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषक आंदोलन या फिर किसान आंदोलन, जो 5 प्रकार के या 4 प्रकार के जो आंदोलन हुए वो कौन कौन से हुए, डायग्राम बनाएंगे। हम सबसे पहले लिखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा जो कि 1918 में हुई। दूसरा कौन सा है? अवध किसान सभा, अवध किसान सभा 1920 हो गया। तीसरा है एका आंदोलन जो कि 1921 का यूपी का सबसे फेमस आंदोलन है ये किसानों का। फिर एक होता है आपका जो यूपी का तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ यूपी में ही सबसे अधिक भूमिका इसकी रही, इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा, जिसमें पूरे भारत की किसान सभाओं को संयोजित कर लिया गया था 1936। ये 4 जो है कि आपको बताने हैं फ्रेमिंग दिखा के। इस तरीके का फ्लो चार्ट बनेगा इसमें किसी प्रकार का कोई मैप आप यूज नहीं कर सकते, इसी प्रकार का फ्लो चार्ट यूज करिए। तो अब उत्तर प्रदेश किसान सभा के बारे में कुछ बातें लिखेंगे हम, उत्तर प्रदेश वो अवध किसान सभा के बारे में लिखेंगे, एका आंदोलन के बारे में लिखेंगे और अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में लिखेंगे। इन चारों चीजों को मेंशन करते हुए आप उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन पे चर्चा कर लेंगे। अब वो चाहे 8 नंबर में पूछे आपसे, चाहे 12 नंबर में पूछे, यानी 125 शब्द में लिखना हो, चाहे 200 शब्दों में लिखना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो उत्तर प्रदेश किसान सभा के बारे में, अब यहां से मैं आपको बताता हूं किसान सभा आंदोलन के बारे में। 1857 के विद्रोह के बाद अवध के तालुकादारों यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, इनको जमीनें वापस मिल गई, क्योंकि जो 1857 का जो किसान विद्रोह हुआ, मतलब विद्रोह हुआ 1857 का, उसके बाद एक एक्ट आता है 1858 का एक्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, जिसमें पूरे भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से निकाल के ब्रिटिश क्राउन के तहत ला दिया जाता है। और एक दूसरी पॉलिसी लाई जाती है कि जो देसी रियासतें हैं उनके अधिकार और उनके क्षेत्र उन्हें वापस कर दिए जाएंगे, और एक अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती कि अब हम किसी भी प्रकार के धार्मिक या आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे भारत में, चुपचाप बस अपना व्यापार करेंगे। वो केवल दिखावा था, और यही वजह थी कि जो बड़े जमींदार थे उनको उनकी जमीनें वापस मिल गई, और तो और किसानों पर उच्च लगान, बेदखली, अवैध उगाही, नवीकरण शुल्क आदि के माध्यम से शोषण बढ़ा दिया गया। तो भैया जब जमींदारों को जो है कि जमीनें वापस कर दी गई, तो टैक्स की बात तो वहीं की वहीं थी, क्योंकि भू राजस्व तो लेना ही लेना था। तो अब राजस्व जमींदार लेने लगे और उसके लिए उन्होंने किसानों का शोषण बढ़ा दिया। ये एक बड़ी समस्या निकल कर आई कि जो किसान, जो जमींदार आपस में मिलकर लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, वो बाद में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। पहले विश्व युद्ध से क्या हुआ? मूल्य की वृद्धि हुई, यानी महंगाई हुई, इससे भी किसानों में असंतोष पैदा हुआ। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1918 में मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी की बात हो रही है, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने संयुक्त प्रांत किसान सभा, जिसको उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। तो जो मैंने आपको बताया अभी कि उत्तर प्रदेश किसान सभा, ठीक है,
जो 1918 की थी। इसमें कौन कौन से 4 लोगों के नाम आ गए, 3 लोगों के, एक तो मालवीय जी का नाम आ गया, ठीक है। दूसरा आप इसमें लिखोगे गौरी शंकर मिश्र का नाम लिखोगे, गौरी शंकर मिश्र। फिर एक इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी जी का नाम लिखोगे, ठीक है। इनके द्वारा इसको मतलब स्थापित किया गया। और अन्य नेताओं में अगर आप बात करोगे तो दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र। ये बाबा रामचंद्र का स्टोरी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस जो उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 की थी, इससे विरोध हुआ उनका, इससे जो है कि उनका मनमुटाव हुआ, तो उन्होंने आगे चल के 1920 में अवध किसान सभा को जो है कि लॉन्च कर दिया, अवध किसान सभा को लॉन्च कर दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आप देखोगे इस स्टोरी में, अभी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप छोड़ ही रहे हो ना, कि आखिरकार इनकी डिमांड क्या थी। तो जब अवध किसान सभा का 1920 में गठन किया, तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि किसानों को निम्न कार्य करने का आग्रह किया। एक तो बेदखली जमीन जोतने से इनकार कर दो। जिस जमीन को किसानों से छीन लिया गया था, जमींदारों को दे दिया गया, या जमींदारों और अंग्रेजों ने मिलकर उससे किसानों को बेदखल कर दिया, तो उन्होंने कहा कि भैया बेदखली जो है कि जमीन जो है, बेदखल की हुई जमीन, उससे हम जोतना बंद करेंगे, हम उस पर काम नहीं करेंगे। पहला, हरी और बेगार न देना, एक तरीके से टैक्स हुआ करता था, शुल्क होता था, ये भी नहीं देंगे। पंचायतों के माध्यम से अपने विवाद का समाधान करेंगे, हम किसी भी अंग्रेज न्यायालय के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जमींदार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम पंचायतों के माध्यम से न्याय की बात करेंगे। ये बातें थी, ये इन्होंने कहा। फिर इसी में एक एका आंदोलन आता है, जहां आप लिखोगे कि लगान की वसूली की वजह से तीव्र वृद्धि की गई लगान में, और तीव्र वसूली की वजह से जो नेतृत्व करता थे मदारी, पासी और सहदेव, इनका विस्तार सीतापुर, हरदोई, बहराइच किसानों के द्वारा किया गया। तो इन लोगों ने भी जो है कि इसमें भूमिका निभाई। अब फिर दिमाग में आएगा कि सर किसान आंदोलन की डिमांड क्या थी, तो भैया वही डिमांड थी ना, जैसे खाद्यान्न संकट को कम किया जाए, जो जबरन जो है कि आपकी बागवानी खेती की जा रही थी उसको समाप्त किया जाए, किसानों के अधिकारों की बात की जा रही थी, और जो जमीन का मलिकाना हक था वो इनको दिलाने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। यही सारे अधिकार जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, वहां पर आप जो पढ़ोगे वो यहां पे लिख सकते हो। ऐसे ही अखिल भारतीय फिर किसान सभा का गठन, जो लखनऊ 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, एनजी रंगा जी के द्वारा संयुक्त प्रयासों से किया गया। और इन्होंने क्या किया, फिर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को जो है कि प्रमुख मांगों के रूप में रखा, कि जो किसानों की मांग थी जो क्षेत्रीय स्तर पे, उसे एक नेशनल लेवल का जो है कि डिमांड कर दिया इसका। तो ये वाली बातें आपको समझ में आ गई। चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो एक टॉपिक है आपका कांग्रेस एवं उत्तर प्रदेश, लेकिन अब हम इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, चीजों को समझना है, चीजों को विस्तार करना है कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन करना है। और इसी सब चीजों को हम एक ही दिन में सारा नहीं कंप्लीट करा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 40 मिनट से अधिक की क्लास हो गई है। बोरियत नहीं होना है। देखो आंसर राइटिंग आप 2026 वाले जो बच्चे हैं वो तो एटलीस्ट देख के धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, चीजों को लिखना शुरू करें जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। और बाकी जो 2025 के बच्चे जिन्होंने इस नोट्स को लिया है, परचेस किया, पढ़ा है, तो बस वो लिखने की प्रैक्टिस अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में करें। बाकी यहाँ पे इस नोट्स को मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको समझा के विस्तार कर रहा हूँ, तो ये चीजें आप धीरे धीरे सीखते चलो क्लास में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करो, और हमारा ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहां पर अपडेट और नोट्स, क्लासेस वगैरह सब कुछ आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।